और कांग्रेस और बीजेपी का आपस में तू मैं हो रही थी चुनाव से पहले। उसमें एक दूसरे को बोल भी रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वही लाल किले पे अगले साल झंडा फहराएगा। राहुल जी के जो एडवाइजर हैं, जो पूरी टीम है उनको चाहिए जो उनका लेवल है उससे ऊपर उठाएं। भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप उनके जो सपोर्टर हैं, जैसे उनके जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वीवी श्रीनिवास जी हैं, जहाँ उनकी मीडिया की हैं सुप्रिया श्रीने जी हैं, उनके ट्वीट पढ़ो आप जाके, नफरत है। तो कहाँ है मोहब्बत की दुकान, कहाँ है राहुल जी की? उसने बोला जो सनातन धर्म है, जो एक मलेरिया है, डेंगू है, उन्होंने कहा नहीं जी ये एड्स है, HIV एड्स है सनातन धर्म। भारत जोड़ो यात्रा एक सक्सेसफुल यात्रा थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तेलंगाना को मिला इसी की वजह से। बीजेपी ने एक ध्रुवीकरण किया है हिंदू वोटों का। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए EVM फिर से मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव नतीजे भाजपा के लिए उम्मीद से भी बढ़कर साबित हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश को अगर केक माना जाए तो छत्तीसगढ़ चेरी ऑन द केक बनता है, पर छत्तीसगढ़ एक ऐसी चेरी है जो शायद केक से भी बड़ी है। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुखविंदर सिंह दुआबिया जी। सुखविंदर जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत नमस्कार। सुखविंदर जी, कैसे देखते हैं जो ये चुनाव नतीजे आए हैं? बीजेपी को हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था अपना रास्ता, पर वहाँ पर तो बहुमत मिला ही मिला, पर छत्तीसगढ़ का जो नतीजा आया है कैसे देखते हैं? ये सारे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं रिसेंटली, ये सारे इनको बोलते हैं सेमीफाइनल, क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं देश में, लोकसभा के। उससे पहले देखो 3-4 महीने बचे हैं। आई थिंक मार्च में तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, अप्रैल में इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। उससे पहले सबसे मेजर चुनाव यही थे 5 राज्यों के। इसको सेमीफाइनल एज ए माना जा रहा था। और कांग्रेस और बीजेपी का आपस में जैसे बोलते हैं ना, तू मैं हो रही थी चुनाव से पहले। उसमें एक दूसरे को बोल भी रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वही लाल किले पे अगले साल झंडा फहराएगा। तो जनता ने लगता है फैसला दे दिया है कि ये 15 अगस्त 2024 को लाल किले में झंडा कौन फहराएगा। आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ही फहराएंगे। और भाजपा के, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाजपा को लगता था शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान उनके हाथ में आएंगे। छत्तीसगढ़ का जैसे जितने भी चुनावी विश्लेषण थे पहले, चाहे आप जो पहले पोल होते हैं, सर्वे होते हैं, जो भी हैं, सब में उनको कांटे की टक्कर नहीं बताया गया था, बल्कि कांग्रेस को बहुमत बताया गया था। राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई गई थी, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई गई थी। छत्तीसगढ़ का तो सारे जितने भी चुनावी पंडित हैं, जनता ने उन चुनावी पंडितों को सबको झूठा साबित कर दिया है कि हर चुनाव में होता आ रहा है। तो सोफोलॉजी, जो सोफोलॉजिस्ट हैं देश के, उनको लगता है दोबारा ड्राइंग रूम में ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठना पड़ेगा। अपनी वो क्या गलतियां करते हैं जो इतनी बड़ी सुनामी नहीं देख पाए। वो छत्तीसगढ़ में एक तरह की कांग्रेस बीजेपी की सुनामी आ गई है, इतनी प्रचंड बहुमत उनको मिला है वहाँ पे, ये देख ही नहीं पाए वो। तो उनको दोबारा अपना विश्लेषण, चुनाव विश्लेषणों को अपना सेल्फ विश्लेषण करना पड़ेगा अभी, कि उनकी जो सैंपल साइज़ है, या जो जिनसे बात करते हैं, जो भी उनके तरीके हैं, वो सही है कि नहीं सही है। और भाजपा के लिए तो जैसे आपने बोला, चेरी ऑन द केक इज़ बिगर देन द केक इटसेल्फ। तो छत्तीसगढ़ उनको बिल्कुल ऐसे ही मिल गया जैसे भगवान ने छिप्पर फाड़ के दे दिया उनको। और जो मध्य प्रदेश की जीत है वो भी प्रचंड जीत है। आप देखो कितनी, शिवराज जी के मामा। अच्छा, उम्मीद नहीं थी? उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भाजपा को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। भाजपा को लगता था 100 सीटें, 95-100 सीटें आएंगी और कांटे की टक्कर रहेगी कमलनाथ जी के साथ मामा जी की। और मामा जी ने तो कमाल कर दिया, लाडली बेटी ने रेवोल्यूशन, मतलब कमाल कर दिया मामा जी को, माला माल कर दिया मामा जी को, माला माल। अच्छा, कांग्रेस की कमी कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस की जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो कहीं भारत को नहीं जोड़ पाए या उन राज्यों को नहीं जोड़ पाए आपस में? कमी कहाँ लगती है अगर आप विश्लेषण करें कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का राहुल जी के जो एडवाइज़र हैं, जो पूरी टीम है उनको चाहिए, उनको जो उनका लेवल है उससे ऊपर उठाएं। आप पिछले चुनाव में देखो, आप 19 से पहले अंबानी 30,000 करोड़ ले गया, 30,000 करोड़ ले गया। 2014 में के बाद 2019 में रफाल जहाज अंबानी, रफाल अंबानी, यही मुद्दा था। तो लोगों ने फैसला सुना दिया। अभी आप देखो, भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप उनके जो सपोर्टर हैं, जैसे उनके जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वीवी श्रीनिवास जी हैं, जहाँ उनकी मीडिया की हैं सुप्रिया श्रीने जी हैं, उनके ट्वीट पढ़ो आप जाके, नफरत है। तो कहाँ है मोहब्बत की दुकान, कहाँ है राहुल जी की? तो ये लोग देखते हैं ना जी। नंबर 1, ये अभी काउ बेल्ट थी,
हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, ये सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपके जो इम्पोर्टेंट लाई हैं, आपने उसको नकारा भी नहीं, आपने उसकी उनको कंडेम भी नहीं किया। जो डीएमके है, उसके जो सर्वे सर्वा हैं, जो उसके प्रेसिडेंट है डीएमके स्टालिन जी, उनका जो बेटा है, आगे आने वाला जो भविष्य है उनका, उदयनिधि है, उसने बोला जो सनातन धर्म है, जो एक मतलब मलेरिया है, डेंगू है, उससे भी आगे बढ़ के चमचागिरी का इतना दौर चल रहा है। जो ए राजा जी उनके सांसद हैं ऊटी से, इनके अपने डीएमके के, उन्होंने कहा नहीं जी ये एड्स है, HIV एड्स है सनातन धर्म। वहाँ तो आपके वो सहयोगी हैं। इधर नॉर्थ में राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जनेऊधारी हूँ, और प्रियंका गांधी जो राहुल जी तो मंदिरों में जाते हैं, फोटो भी वायरल हो रही हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, आप खड़े कहाँ हैं? आप सनातन धर्म के साथ खड़े हैं या सनातन धर्म को बुराई करने वाले, जो उसको एड्स और डेंगू और मलेरिया बोलने वाले लोग, उनके साथ खड़े हैं? इन्होंने एक बार भी नहीं बोला उनको भी चुप करो। जब मर्यादा में रहने का था, उनको कहना चाहिए ना मर्यादा में रहो जी, उदयनिधि जी को। मतलब पहले तो आपने कहा भी जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, और दूसरा जो है इनका एक स्टैंड क्लियर नहीं था। स्टैंड क्लियर नहीं है। जो सलाहकार हैं उनको बोला कि जो गंभीर मुद्दे हैं राहुल जी को, वो उठाने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा एक सक्सेसफुल यात्रा थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तेलंगाना इनको मिला इसी की वजह से है। तेलंगाना में काफ़ी कहते हैं, मैंने लोगों से हैदराबाद में बात की थी, महबूबाबाद में बात की थी, फ़ोन किए थे मैंने, सब बोले कि यहाँ आए थे वो राहुल गांधी का, काफ़ी अच्छा है। इट वॉज साइलेंट काइंड ऑफ कैंपेनिंग नहीं कह सकते, सपोर्ट फॉर द कांग्रेस। या तो ये हो सकता है बीजेपी अपने आप को पूरे तेलंगाना में, अदर देन मेजर सिटीज़, निजामाबाद है जहाँ, हैदराबाद, उसके बाहर लोगों में जा नहीं पाई। और कांग्रेस तो ऑलरेडी पहले थी वहाँ पे, उनका संगठन था पूरा। हालांकि जो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप है, केशव राव जी हैं जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के चीफ थे, ठीक, किरण रेड्डी जी सारे छोड़ के चले गए थे। किरण रेड्डी जो स्पीकर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सब छोड़ के चले गए थे कांग्रेस को। सारी टॉप की लीडरशिप कांग्रेस की TRS में चली गई थी, ठीक है ना जी। तो TRS में चले गए थे, लेकिन संगठन बचा हुआ था। वो नए अध्यक्ष जो आए हैं, कहते हैं ABPC हैं, RS का बैकग्राउंड है उनका, वो चलो ठीक है, जो भी अभी ये कांग्रेस में है, अभी वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस को मजबूत किया। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका भी सपोर्ट मिला, तो उसी की वजह से कांग्रेस की प्रचंड विजय हुई है। लेकिन सिमिलरली वी कैन आस्क एज एनालिस्ट, और लोग भी पूछ सकते हैं, आप पत्रकार भी पूछ सकते हो, अगर राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना राहुल जी को दिलाया है, तो भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान क्यों नहीं रिटेन करवाया, मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिलाया, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं रिटेन करवाया? अगर वो इतनी ज़्यादा कारगर साबित हुई है तेलंगाना में, तो यहाँ क्यों नहीं हुई? तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपने जैसे एक बात और कही है, आपने अच्छा विश्लेषण किया कि ये हिंदी भाषी बेल्ट है, काओ बेल्ट जिसे हम कहते हैं। पर क्या ये माना जाए भी, क्या सिर्फ क्योंकि बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू वोट बैंक पर खेलती है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कर्नाटका में भी सरकार रही है, तमिलनाडु में भी कन्याकुमारी से उनके सांसद रहे हैं, कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं, अभी मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी जो उनकी महिला मोर्चा के अध्यक्षा हैं वनंती श्रीनिवासन जी, वो कोयम्बटूर से MLA हैं। उन्होंने कमल हसन जी को हराया, जहाँ मुस्लिम बहुगिनती थी वहाँ पे हराया। ऐसी बात नहीं, महाराष्ट्र में भी सरकार उनकी चली है, उड़ीसा में ज्वाइंट सरकार थी उनकी बीजू जनता दल के साथ। हर जगह अभी नॉर्थ ईस्ट में देखो, कभी कांग्रेस के बिना कोई सोच भी नहीं सकता था नॉर्थ ईस्ट में जाना। आज सारे नॉर्थ ईस्ट में उनकी संयुक्त सरकारें चल रही हैं, चाहे कांग्रेस संगमा जी के साथ चल रही है, मेघालय में चल रही है, नागालैंड में चल रही है, अपने त्रिपुरा में उनकी खुद की सरकार है, तो मणिपुर में उनकी अच्छी सरकार चल रही है, N बीरेन सिंह जी चला रहे हैं, सारे हर जगह है वो। तो वहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले लोग भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, सारी जगह हैं। हाँ, ये बात सही है, काऊ बेल्ट में उनका खास, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई थी पार्टी ये, ठीक है ना, उनका पुराना आधार है वहाँ पे 75 साल का, तो नेचुरली वहाँ पे पार्टी मजबूत ही होगी। मैं एक बात क्लियर करनी चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, जैसे आपने भी सवाल पूछा जी, तो बीजेपी ने एक ध्रुवीकरण किया है हिंदू वोटों का। 80 करोड़ हिंदू हैं भारत में। आप पुराना 20, 25, 30 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तो भाजपा को कितने % हिंदुओं ने वोट डाली है? 25%, 30%, 35% आउट ऑफ 100। तो हाउ यू कैन कॉल इट पोलराइजेशन? 100 लोगों में अगर 35 लोग वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, हिंदू वोट डाल रहे हैं, उसको आप ध्रुवीकरण कैसे कह सकते हैं? हाँ, 100 में से 90 अगर आ गए हैं तो आप बोल सकते ध्रुवीकरण हुआ है। तो 35 लोगों ने वोट डाला है बीजेपी को। सिमिलरली अभी मुस्लिम भाई हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय है, वो 100 में से 95% कांग्रेस को जा रहा है वोट, है ना। मस्जिद में ऐलान होता है कि बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को आप जिताना है आपने। तो ध्रुवीकरण कहाँ हुआ ध्रुवीकरण? तो ये लोग देख ही रहे हैं, दिस इज साइलेंट स्पेक्टेटर्स, इसको बोलते हैं साइलेंट मेजॉरिटी। वो देखते हैं लेकिन करते अपनी मर्जी से चुनाव में है जी। अच्छा, कांग्रेस वाले ये भी बार बार कहते हैं बीजेपी वाले जैसे अब जीते हैं तो MP में तो चलो चेहरा कोई दिया नहीं था, पर कहते हैं मोदी को वोट पड़ा है। जब हारते तो मोदी का कहते क्यों नहीं बोलते? नहीं, ऐसी कहने वाले जो भी कहें, नेता जो भी कहें, लोगों को तो मालूम ही है ना।
जैसे अभी हिमाचल में बीजेपी हारी है, बिल्कुल। तो मोदी जी वहाँ भी तो गए थे ना, लोगों ने मोदी जी को ब्लेम तो किया ही था। देखो जी, विश्व तो पीना ही पड़ता है, अगर अमृत पीते हो तो विश्व भी पीना पड़ता है आपको। तो मोदी को लोगों ने बोला ही है कि आपका चेहरा यहाँ नहीं चला है। हालांकि वो भी हिंदी बेल्ट थी, काऊ बेल्ट नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी बेल्ट तो है ही ना हिमाचल प्रदेश, वहाँ कांग्रेस बीजेपी हारी है। हो सकता है उनके बागी उम्मीदवार उन्होंने हराई है, जहाँ जयराम ठाकुर जी इतना अच्छा काम नहीं कर पाए हिमाचल में, इसलिए हारी है। कुछ तो कारण रहे होंगे ना, यूं ही कुछ मजबूरियां तो रही होंगी कि यूं ही तो कभी विवाह नहीं होता ना। जनता ने जो हराया है, कुछ तो इनकी कुछ कमियां नहीं होंगी ना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अच्छा आप कुछ कहने लगे? मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत काम किया है देश में, घूमते हैं, विश्लेषण करते हैं, विशेषज्ञों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जो बीजेपी के जो काउंसलर लेवल के बंदे हैं या एमएलए साहिबान हैं या जो भी नीचे के लीडर हैं, उनको खुद भी कुछ अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अकेला मोदी साहब के नाम पे नहीं चलना चाहिए। वो तो देश को चला रहे हैं, देश को आगे लेके जाना है। 47 तक इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री जैसे बोलते हैं। अभी हम जैसे उन्होंने टारगेट दिया 2028 तक, उससे पहले ही हम तीसरी विश्व शक्ति फाइनेंशियल पावर बनने जा रहे हैं। हम 5th बन भी गए, उनके नेतृत्व में बने हैं। उनको चाहिए, उनकी जो नीतियाँ हैं उनको लोगों तक लेके जाएँ, अच्छा काम करें। आपस में हर जगह उनके ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है बीजेपी में, उनको कम करना चाहिए। तो लोग तो जैसे राजस्थान में पिछली बार क्या हुआ था, मोदी तेरे तो से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये उनको बीजेपी के लीडरों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठता था। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पे सवाल उठाए, दिल्ली विधानसभा में सवाल उठाए ईवीएम पर जब पंजाब में सरकार बनी तो इनको ईवीएम में गड़बड़ नज़र नहीं आई। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी तो ईवीएम में गड़बड़ नज़र नहीं आई। तो क्या आपको लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम फिर से मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा। जो विपक्ष है, मैंने पहले ही आपको बताया कि राहुल गांधी जी को मेरी उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है, वो गंभीरता से राजनीति को लें। पॉलिटिक्स इज़ ए सीरियस सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गेम और सम हास्यपद की बात नहीं है ये। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अडानी छोड़ दो। ममता बनर्जी जी अडानी को लेके गए हैं, राजस्थान में गहलोत जी अडानी को लेके जा रहे हैं। जो बंदा पैसे लगा रहा है अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो कोई मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा नहीं। आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अगर अडानी जी उनको बोलते हैं जी मैं आपके प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए किसी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे लगाना चाहता हूँ, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है फार्मर्स की, वहाँ आए, उसको प्रोसेसिंग करके हम बाहर विदेश में भेजेंगे, तो क्या भगवंत सिंह मान जी नहीं मानेंगे उस प्रोजेक्ट को? बिल्कुल मानेंगे। प्रदेश के भले के लिए होगा तो क्यों नहीं मानेंगे वो। तो सिमिलरली उनको कुछ गंभीर मुद्दों पर खेलना चाहिए, गंभीर मुद्दे लेके आने चाहिए सामने। बहुत सारे अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए थे, हमने उनकी सपोर्ट भी की थी। इन्फ्लेशन है, आप बोलो ना, सिलेंडर का प्राइस है, बोलो आप, फिर सरकार बियर करे कॉस्ट, भाई पुअर शुड बियर। जो कहते हैं, जो जैसे एक आत्म मानववाद का जो भाजपा का भी जो मेन मंत्र है, उसके हिसाब से जो थाली है गरीब की, महंगाई की मार गरीब की थाली के ऊपर नहीं पहुंचनी चाहिए। उसकी दाल रोटी उसको बिल्कुल जो जितनी कमाई करता है उसी में उसको मिले। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो 80 करोड़ लोगों को जो राशन फ्री राशन का पिछले 4-5 साल से दे रहे हैं, तो उसी दिशा में है ना वो। तो राहुल गांधी जी, उनको गंभीर मुद्दों को उठाना चाहिए। गैस सिलेंडर प्राइस उठाया, बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल के प्राइस उठाए, बहुत अच्छी बात है। गरीब को अच्छी सेहत सुविधाएं मिलें, शिक्षा सुविधाएं मिलें, ऐसे मुद्दे उठाओ ना। अडानी क्यों कर रहे हैं आप? तो लोग तो जानते ही हैं। अभी पुरानी पीढ़ी नहीं है अभी जो बोलेगी नेहरू जी का खानदान है जी, इंदिरा गांधी जी का खानदान, हम इनको वोट डालेंगे नहीं। अभी लोग देखते हैं काम क्या कर रहे हो आप। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये है सुखविंदर सिंह दुआबिया जी, जिन्होंने विश्लेषण किया और बताया क्या कारण रहा बीजेपी की प्रचंड जीत का और क्या कमी रही कांग्रेस में। अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं, क्या अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलेगी या फिर नहीं, ये तो भगवान जाने। पर हाँ, ये ज़रूर है कि केक के ऊपर जो चेरी छत्तीसगढ़ की लगी है वो बीजेपी के लिए केक से भी बड़ी है। और क्या वाकई ही इस चुनावी नतीजे को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? अगर हाँ, तो 24 के नतीजे क्या होंगे? खैर, ये तो समा बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।